हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 5 करेंगे जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री है। ए, ए, इसका इस चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ेंगे। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकर जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उनके नाना जी ने उन्हें जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हम अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली थे। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों और अन्य गुणों का गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां और पुत्रों को कोई भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। उनके अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ कई अन्य अनुष्ठान करता था। विष या वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कोई अनुष्ठानों में शामिल जो है नहीं किया जाता था। वर्ण। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग जो हैं शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक तथा व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उसका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिसे क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान विष या वैश्य था। इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना होता था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों का संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि वे अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप में पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। जनपद। पहले मैं आपको ये धूसर पात्र के बारे में ही बता देती हूँ। देखिए, ये है एक धूसर पात्र और इसके बारे में जो है बताती हूँ। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिलती थी। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं।
शायद इनका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। जनपद, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद जो है इस चित्र में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर तथा एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। अच्छा, इस सूची में तुम्हें किसी एक अन्य फसल का नाम मिला जिसका अध्याय 3 में नाम नहीं है? तो गन्ने का जो अध्याय 3 में नाम नहीं है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर तथा कुछ लाल रंग के होते। देखिए ये धूसर पात्र हैं। इन पुरातत्वों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इस बर्तन पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गई, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में जो कुछ महाजनपदों को दिखाया गया, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी तथा इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने कुछ अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करना चाहते थे। देखिए इसमें ये सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? काबुल नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास। और ये है गंगा नदी, ये यहाँ है गंगा नदी, इसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, सोन नदी, चंबा नदी, यमुना नदी। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एस्टेट में जो है 2022 में भी पूछा गया कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है। ये चंबा नदी जो है गंगा की सहायक नदी, ये ऑप्शन में दिया हुआ था। बाकी कुछ अदर्स दी हुई थी इन नदियों के अलावा। ये यहाँ पर एक मगध राज्य, ये बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों को और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल होता जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लोगों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों के लिए इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। उनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों को अध्याय 8 में पढ़ेंगे। महाजनपदों में ऋग्वेद राजा किस प्रकार बिनते? कौशाम्बी किले की दीवार, ये जो है कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवारों का अवशेष है। इसका एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले जो है हुआ था। कर, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से जो है कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6 भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे जो है भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या इनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ता था। आकेठक तथा संग्राहकों को जंगल जैसी वस्तुएं जो है देनी होती थी। कृषि में परिवर्तन, अब जो है कृषि में परिवर्तन आ गया था। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले जो है किस चीज़ के बनते थे? पहले लकड़ी के बनते थे, लेकिन अब जो है लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। कुछ लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह सकते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी या भूमिहीन खेतिहर मजदूर कमकार जो है करते थे। ये सूक्ष्म निरीक्षण, मगध मैंने आपको बताया था गंगा नदी के किनारे पर जो है बसा हुआ था। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले
हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इन क्षेत्रों में लोहा इस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना को जो है राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके निकट ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था जिसे गण या संघ कहते हैं। तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ अर्थात संगठन या सभा। गण या संघ के कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा के विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न कराते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत और बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना और किस तरह करना। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिसके बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य के संघ के जीवन का बहुत ही सजीव चित्रण मिला है। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कई व्याख्याएं दी गई। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने एक मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनके सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जी संघ तब तक उन्नति करता रहेगा जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारिवारिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहर और गाँव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और आने जाने पर जो है कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। इसके जो है कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में जो है आमंत्रित किया जाता था। इसका आंसर है सत्य, सही। राजा के ऊपर पवित्र ग्रंथ नहीं, सारथी पवित्र जल छिड़का करता था नहीं।